साथियों, आप सबने काले जादू, तंत्र मंत्र और टोने टोटके के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। हमारे गांव में भी ऐसी कई कहानियां प्रचलित थी जिनमें इसी तरह के टोने टोटके के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता था। अब भी अक्सर ही दादियां और नानियां परिवार के लोगों को इस बात के लिए चेतावनी देती रहती हैं कि छोटे बच्चों, नई नवेली दुल्हनों और गर्भवती औरतों को ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस चेतावनी के पीछे यही फिक्र रहती थी कि कहीं कोई बुरी नजर वाली औरत या कोई टोने टोटके वाली औरत अपना काला तंत्र मंत्र का जाल इन पर न चला दे। तो आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हमें छत्तीसगढ़ के एक शख्स ने भेजी है जो गांव में रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने ही गांव के बुजुर्गों से इस पूरी स्टोरी को सुना था। और छत्तीसगढ़ से उस गांव में जिसका नाम है मदनपुर, वहां पर काफी समय पहले ऐसी घटना घटित हुई थी। उन्होंने बड़े ही विस्तार से हमें इस पूरी घटना की जानकारी दी और उसी घटना को मैंने आपके लिए एक स्टोरी में तैयार किया है। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आ रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, और वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करीब 35 से 40 साल पहले की है। छत्तीसगढ़ के एक गांव मदनपुर में एक दिन एक बेसहारा सी दिखने वाली बूढ़ी औरत आई। उस औरत के साथ 2 जवान युवतियां भी थीं। वे तीनों एकदम दुखी और उदास लग रही थीं। उनके पास सामान के नाम पर बस कपड़े की एक गठरी थी और एक छोटी सी पीतल की बाल्टी थी। बूढ़ी औरत और उसके साथ की दोनों युवतियां गांव की बाहरी सीमा में बने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गईं। कुछ ही देर में गांव मदनपुर में ये खबर तेजी से फैल गई कि गांव में पता नहीं कहां से एक बूढ़ी औरत और उसके साथ 2 लड़कियां आई हैं। देखते ही देखते उस बरगद के पेड़ के पास गांव के लोग जमा हो गए और उन औरतों से तरह तरह के सवाल पूछने लगे। बूढ़ी औरत अपनी साड़ी का आंचल अपनी आंखों पर रख के रोती सिसकती हुई कहने लगी, इतना सवाल का पूछत हो हमसे तुम लोगन? हम तीनों पर तो किस्मत की बुरी नजर पड़ी है। हमारे मर्द ने एक नई नवेली चमकुलिया से ब्याह कर लिया और हमें और हमारी ई दोनों बिटियन को अपने घर द्वार से निकाल के गांव से बाहर खदेड़ दिया। अब तो बस तुम लोगन का ही सहारा है, नहीं तो हम तीनों माई बिटिया यहीं इसी पेड़ की डाली से लटक के अपनी जान दे देंगी। बूढ़ी औरत की दुखभरी दास्तां सुन के गांव वालों को उन तीनों पर दया आ गई और उन्होंने सर्वसम्मति से उन तीनों को यहीं गांव में एक झोपड़ी बना के रहने की अनुमति दे दी। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर गांव वालों का आभार जताया। साथ ही ये भी बताया कि वो जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकार है और खासतौर पर औरतों और बच्चों की कई बीमारियां तो वो चुटकी बजाते ही ठीक कर सकती है। बूढ़ी औरत की इस बात से तो गांव की औरतें एकदम खुश हो गईं, क्योंकि उस जमाने में, तब उस गांव में तो क्या बल्कि आसपास के गांवों में भी कोई ऐसा डॉक्टर वैद्य नहीं था जो महिलाओं और उनके छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उनकी मदद करे। गांव के कुछ लोगों की मदद से उसी शाम बूढ़ी औरत और उसकी दोनों बेटियों के रहने के लायक एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर दी। मुखिया की बीवी ने उन तीनों के लिए अपने घर से कुछ रोटियां और चटनी भिजवा दी। 2-3 दूसरी औरतों ने भी थोड़ा दाल चावल और नमक वगैरह लाके रख दिया। दूसरे दिन सवेरे से ही बूढ़ी औरत के पास अपने और अपने बच्चों के इलाज के लिए गांव की औरतें जमा होने लगीं। बूढ़ी औरत की दोनों बेटियां रमिया और जमुना उन सब औरतों को बारी बारी से अपनी मां के पास भेजती, और जब बूढ़ी औरत उन औरतों को इलाज के लिए जड़ी बूटी देकर बाहर भेजती तो वो औरतें अपनी खुशी से बाहर मौजूद रमिया और जमुना को कुछ पैसे और अनाज वगैरह की भेंट दे देती थीं। हैरत की बात यह थी कि जो भी औरतें उस बूढ़ी औरत के पास इलाज के लिए आती थीं वो कुछ ही घंटों में एकदम भली चंगी हो जाती थीं, और बीमार बच्चे तो बूढ़ी औरत की बूटी खाते ही 1-1.5 घंटे के अंदर ही स्वस्थ हो हंसने खेलने लगते। चमत्कार की बात तो ये थी कि जिन औरतों की शादी के कई बरस बाद भी गोद हरी नहीं हो रही थी, वो सब औरतें इस बूढ़ी औरत की दी जड़ी बूटी खाके और उसके बताए तरीके अमल में लाके कुछ ही हफ्तों के अंदर गर्भवती हो गई।
ऐसी ही एक औरत थी गांव के मुखिया की बड़ी बहू त्रिवेणी। त्रिवेणी की शादी मुखिया के बड़े बेटे गोपाल से 7 बरस पहले हुई थी। उसके बाद आई दोनों बेटों की बीवियों के 2-3 बच्चे हो गए, लेकिन त्रिवेणी की गोद नहीं भरी। अब तो त्रिवेणी घर में सबसे बड़ी बहू होकर भी सबसे बेचारी बन के रहने लगी। सब उसकी उपेक्षा करते और उसे बांझ होने का ताना देते रहते। मुखिया की बीवी ने तो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करने की ठान ली थी कि तभी गांव में उस बूढ़ी औरत के आने से जैसे चमत्कार हो गया और त्रिवेणी भी उस बूढ़ी औरत की दी बूटी खाके और उसकी सलाह मान के गर्भवती हो गई। त्रिवेणी के गर्भवती होने की बात जैसे ही उसके सास ससुर और पति गोपाल को मालूम हुई कि वे सब भी खुशी से झूम उठे। मुखिया की बीवी ने तो पूरे गांव की औरतों को अपने घर बुला के बहुत बड़ा उत्सव मनाया। मुखिया ने भी गांव के मंदिर में भंडारा कराया। अब तो उस बूढ़ी औरत की इज्जत और मान दोनों ही इतने बढ़ गए कि मुखिया ने पंचायत भवन के पास में ही उस बूढ़ी औरत और उसकी दोनों बेटियों के रहने के लिए एक बढ़िया सा पक्का मकान बनवा दिया। त्रिवेणी के गर्भ को अब 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन उसके पास बुढ़िया की बड़ी बेटी रमिया आई। उसने मुखिया की बीवी से कहा कि वो अपनी मां की दी हुई एक खास जड़ी बूटी त्रिवेणी के लिए लेकर आई है। फिर त्रिवेणी के कमरे में जाते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और त्रिवेणी के पास आके धीमी आवाज में बोली, मेरी मां ने तुम्हें एक खास संदेश भिजवाया है। आज की रात अमावस्या की रात है। तुम ठीक रात को 12 बजे अपने घर से निकल के हमारे घर चली आना। याद रहे, जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए और न इस बात की खबर किसी और को लगनी चाहिए। त्रिवेणी कुछ हैरानी और घबराहट से बोली, लेकिन मेरी सासू मां ने तो मुझे रात में कमरे से ही बाहर निकलने के लिए मना किया है। फिर अमावस्या की रात तो गर्भवती के लिए ऐसे भी बहुत बुरी मानी जाती है। मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगी घर से बाहर? कहीं किसी ने देख लिया तो? रमिया मुंह बनाती हुई गुस्से से बोली, देखो, भूलो मत कि मेरी मां की वजह से ही तुम आज गर्भवती हो। उनकी बात नहीं मानी तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी मां जब नाराज होती है तो फिर सामने वाले का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप चली आना रात 12 बजे, नहीं तो फिर आगे जो भी बुरा होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगी। ये धमकी सुन त्रिवेणी बुरी तरह से घबरा गई। उसने आखिर हामी भर दी कि वो रात 12 बजे उनके घर पहुंच जाएगी। रमिया तो त्रिवेणी को रात 12 बजे अपने घर आने की धमकी देके वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही त्रिवेणी एकदम से गहरी चिंता में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रात को बिना किसी को बताए हुए घर से बाहर निकल के बूढ़ी औरत के घर जा पाएगी। त्रिवेणी को अच्छी तरह से मालूम था कि हर रात 9 बजते ही उसकी सासू मां घर के मुख्य दरवाजे पर अपने हाथ से एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा के अंदर से बंद कर देती है। उसके बाद तो वो दरवाजा फिर सुबह 6 बजे तब खुलता था जब सासू मां नींद से उठ के वापस ताला खोलती थी। उनके सिवाय उस ताले की चाबी तक किसी और के हाथ पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस ताले की चाबी भी घर की दूसरी चाबियों के साथ एक बड़े से चांदी के गुच्छे में बंधी हर वक्त सासू मां की कमर पर लटकती रहती थी। चिंता फिक्र में डूबी त्रिवेणी फिर रात होने तक अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो आज रात कैसे घर से बाहर निकले। जैसे तैसे उसने रात के खाने में 2-2.5 रोटी खाई और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद जब मंझली बहू उसके लिए दूध का गिलास लेके उसके पास आई तो त्रिवेणी को एकदम उदास देख बोली, क्या हुआ जीजी, इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? त्रिवेणी एकदम गहरी सांस भरती हुई बोली, आजकल मुझे रात बेरात घर से बाहर निकल के खुली ठंडी हवा में घूमने का मन होता है। अब सासू मां तो मुझे जाने देगी नहीं बाहर, बस इसीलिए उदास हूं मैं। मंझली बहू तुरंत बोली, बस इतनी सी बात? अरे तो तुम वो रसोई घर के पास वाले छोटे दरवाजे से क्यों नहीं चली जाती? वो दरवाजा हमारे घर की पिछली तरफ खुलता है और उस पर तो कभी कोई ताला वाला भी नहीं लगा रहता। उस दरवाजे से निकल के तुम मजे से बाहर घूम फिर सकती हो।
त्रिवेणी फिर खुशी खुशी दूध पी के सो गई और जैसे ही घड़ी में 12 बजने को हुए कि वो दबे पांव उठ के अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसके पति को एहसास तक नहीं था कि त्रिवेणी कमरे से कहीं बाहर जा रही है। फिर त्रिवेणी ने रसोई घर के पास वाले छोटे दरवाजे को धीरे से खोला और चुपके से घर के पीछे वाले आंगन में पहुंच गई। उसने एक नजर चारों तरफ घुमाई और किसी को न देख फिर वो जल्दी जल्दी चलती हुई बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ी। त्रिवेणी जैसे ही बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंची और घबराते हुए आगे बढ़ के दरवाजा खटखटाने लगी कि दरवाजा तुरंत खुल गया। दरवाजा खुलते ही रमिया ने त्रिवेणी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर घर में लेके फौरन दरवाजा बंद कर दिया। त्रिवेणी ने अंदर पहुंचते ही देखा कि वहां एकदम ही अजीब सा डरावना वातावरण है। पूरे घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कमरे के बीचों बीच एक अजीब तरह के छोटे से काले मटके में आग धधक रही थी। उस धधकती आग के ठीक सामने बैठी थी बूढ़ी औरत। इस वक्त उस बूढ़ी औरत का भयानक रूप देख त्रिवेणी का दिल दहल उठा। बूढ़ी औरत के बाल खुले और बिखरे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं और वो एकदम झूमते हुए जोर जोर से कुछ अजीब से मंत्र पढ़े जा रही थी। हक्की बक्की त्रिवेणी जब तक कुछ समझ पाती तब तक तो जमुना ने त्रिवेणी का हाथ पकड़ के उस बूढ़ी औरत के ठीक सामने बिछी जानवर की खाल पर बैठा दिया। त्रिवेणी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जमुना ने त्रिवेणी के दोनों हाथ में एक मरा हुआ उल्लू पकड़ा दिया। उल्लू को अपने हाथों में देखते ही त्रिवेणी डर के चीखने लगी, पर उसके चीखते ही जमुना ने त्रिवेणी के बाल खोलकर कंधे पर बिखराते हुए गुस्से से कहा, खबरदार, जो तुम अपनी जगह से उठी या हिली तो चुपचाप इस उल्लू को पकड़ के अपनी जगह पर बैठी रहो। जब मेरी मां अपनी आंखें खोल के तुम्हें देखेगी तो तुम उसी वक्त इस उल्लू की गर्दन सामने पड़े चाकू से काट के उस सामने जलती आग में डाल देना। समझ गई ना अच्छे से? त्रिवेणी बुरी तरह से घबरा गई। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो वहां से उठ के भाग जाना चाहती थी, लेकिन जमुना ने त्रिवेणी के दोनों कंधों पर इतनी मजबूती से हाथ जमा के रखे थे कि त्रिवेणी अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। बूढ़ी औरत अब और भी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। फिर कुछ ही पलों के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर सामने बैठी त्रिवेणी को घूर कर देखा। बूढ़ी की आंखें एकदम लाल अंगारों की तरह दहकती हुई नजर आ रही थीं। बुढ़िया के आंख खोलते ही त्रिवेणी के कंधे पर जमुना ने अपने हाथ का दबाव बढ़ाया और त्रिवेणी ने फिर कांपते हाथों से अपने सामने पड़ा चाकू उठाया और डरते डरते किसी तरह अपने हाथ में पकड़े उल्लू की गर्दन काट के सामने रखे मिट्टी के घड़े में धधकती आग में डाल दी। जैसे ही त्रिवेणी ने उल्लू की गर्दन आग में डाली, अचानक ही उस धधकती आग का रंग एकदम से काला हो गया और पूरे कमरे में उल्लू की भयंकर आवाज हु 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 गूंजने लगी। त्रिवेणी के पूरे शरीर से पसीने की धार सी बहने लगी और उसके होशो हवास गुम होने लगे। कुछ ही पलों में वो बेसुध होकर जमीन पर लुढ़क गई। त्रिवेणी की जब आंख खुली तो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। रमिया ने त्रिवेणी के सिर पर एक खास तरह का तेल लगाया और उससे बोली, अब तुम अपने घर जाओ और चुपचाप सो जाओ। जो कुछ भी तुमने यहां देखा वो न तो किसी को बताना और न खुद भी इस बारे में ज्यादा सोचना। त्रिवेणी धीरे धीरे उठ के खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई वो फिर से उसी पिछले दरवाजे से घर के अंदर जा पहुंची। घर में सब अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। त्रिवेणी दबे पांव चलती हुई अपने कमरे में चली आई और फिर धीरे से दरवाजा बंद करके वो पलंग के पास आई, जहां उसका पति अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। त्रिवेणी ने राहत भरी सांस ली और जल्दी से जाके पलंग पर लेट गई। त्रिवेणी का सिर एकदम भारी हो रहा था। कुछ ही पलों के अंदर उसकी आंखें नींद से झपकने लगीं और वो जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई। सुबह रोज की तरह जब मुखिया की बीवी उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन में पहुंचते ही वो डर के मारे चीखने लगी। पूरे आंगन में जगह जगह पर काली राख और उल्लू के पंख बिखरे पड़े थे। मुखिया की बीवी की चीख चिल्लाहट सुनकर घर के बाकी लोग भी चौंक के जाग उठे और तेजी से अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन की तरफ भागे।
वे सब भी अपने घर के आंगन में फैली काली राख और उल्लू के पंख बिखरे देख के बुरी तरह से हैरान रह गए। मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद अपने घर के नौकरों को आंगन में अच्छे से साफ सफाई करने के लिए कहा और फिर अपनी बीवी और परिवार के दूसरे लोगों को समझाते हुए बोले, तुम सब इतना परेशान मत हो। मुझे लगता है कि कल रात हवा तेज चल रही होगी और इसीलिए पास वाले उजाड़ मैदान से आसपास की राख और ये उल्लू के पंख उड़कर आंगन में बिखर गए होंगे। मुखिया की बीवी परेशान स्वर में बोली, लेकिन इतने बरसों में तो कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। फिर आज ही रात ऐसी कैसी हवा चलने लगी जिसने हमारे आंगन में राख और उल्लू के पंख बिखेर दिए। मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल तो बहुत घबरा सा रहा है। अपनी सास की बात सुनते ही आंगन में खड़ी मंझली और छोटी बहू डर के मारे रोने लगी। फिर मंझली बहू ने अपनी सास की ओर देखते हुए रुआंसी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे भी लग रहा है कि ये सब किसी ने टोने टोटका किया है। पता नहीं अब हमारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। कौन है वो जो हमारे घर परिवार का बुरा चाहता है। अचानक ही मंझला बेटा इधर उधर देखते हुए अपने बड़े भाई से बोला, अरे भैया, हम सब तो मां की चीख चिल्लाहट सुनकर यहां चले आए, लेकिन बड़ी भाभी कहां हैं? वो तो ऐसे रोज हम सबसे पहले उठ के तैयार हो जाती हैं। बड़े बेटे गोपाल ने कुछ परेशान हो कहा, हाँ, वो तो मैं भी आज सुबह जब मां की चीख सुनकर चौंक कर जागा तो ये देख के हैरान रह गया कि त्रिवेणी अब तक गहरी नींद में सो रही थी। मैंने तो उसे आवाज देकर उठाना भी चाहा, लेकिन वो तो ऐसी बेसुध सी हो सो रही थी कि उसने तो मेरी आवाज सुनी तक नहीं। मुखिया की बीवी तुरंत आगे बढ़कर अपने बड़े बेटे के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, अरे तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अभी उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, वो जल्दी ही मां बनने वाली है। ऐसे वक्त में शरीर में थोड़ा ज्यादा आलस समा जाता है और हर वक्त लेटे रहने का मन करता है। सोने दे उस बेचारी को, खुद ही थोड़ी देर बाद उठ जाएगी वो। और एक बात का ध्यान तुम सब अच्छे से रखना कि जब बड़ी बहू उठ के बाहर आएगी तो उसके सामने ये सब टोने टोटके वाली बात मत करना। उसके दिमाग और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा इसका। सबने खामोशी से सिर हिला दिया और वापस अपने अपने कमरे में चले गए। मुखिया की बीवी ने जल्दी जल्दी घर के नौकरों से आंगन साफ कराया और फिर नहाने धोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद जब त्रिवेणी की नींद टूटी तो उसके पूरे शरीर में अजीब सी टूटन और थकान सी हो रही थी। उसने पलंग से उठने की कोशिश की तो एकदम से उसे चक्कर सा आ गया और उसने जल्दी से पलंग का सहारा लेके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। इतने में त्रिवेणी का पति गोपाल कमरे में आया और अपनी बीवी की ऐसी हालत देख घबरा के लपकते हुए उसके पास आकर बोला, अरे त्रिवेणी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या मां को बुलाऊं? त्रिवेणी गहरी गहरी सांस लेते हुए कमजोर सी आवाज में बोली, नहीं, मां जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे सहारा दे के ठीक से पलंग पर बैठा दीजिए और एक गिलास पानी दे दीजिए। पता नहीं क्यों मेरा गला एकदम सूख रहा है और शरीर भी बेजान सा लग रहा है। गोपाल ये सुन बहुत चिंतित सा हो गया। फिर उसने पहले तो त्रिवेणी को सहारा देकर तकिए लगा के पलंग पर ठीक से बैठाया और उसे एक गिलास में पानी डाल के उसे धीरे धीरे पिलाने लगा। त्रिवेणी ने पलंग के सिरहाने पर टिक के अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, मेरे पेट में अजीब सी हलचल सी हो रही है, एकदम जी घबरा सा रहा है, जर्रा मां जी को बुला दो ना। अब तो गोपाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शादी के इतने बरसों बाद तो उसकी बीवी की गोद भरने वाली थी और अब ये अचानक ही उसकी तबीयत ढीली पड़ती देख बेचारा गोपाल घबरा उठा और भाग के अपनी मां को बुला लाया। मुखिया की बीवी ने जब बड़ी बहू की बिगड़ती तबीयत के बारे में अपने बेटे से सुना तो वो भी एकदम चिंतित होकर भागती हुई उसके साथ बड़ी बहू के पास चली आई। जब तक गोपाल और उसकी मां वहां त्रिवेणी के पास पहुंचे तब तक तो त्रिवेणी अपने होशो हवास खो के बेसुध हो पलंग पर एकदम लुढ़की सी पड़ी हुई थी। गोपाल ने जब त्रिवेणी को बेहोश देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गहूम हो गई। वो घबरा के त्रिवेणी के पास जा उसे गाल पर थपकी देते हुए जोर से बोला, त्रिवेणी, होश में आओ,
क्या हो गया है तुमको? ऐसे अचानक ही बेहोश कैसे हो गई तुम? लेकिन जब त्रिवेणी ने अपनी आंखें नहीं खोली तो गोपाल ने एकदम रुआंसी आवाज में अपनी मां से कहा, ये क्या हो गया मां इसे? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं अपनी? उसकी मां कुछ देर तो त्रिवेणी का हाथ पकड़ के सोचती रही, फिर परेशान स्वर में बोली, बेटा तुम ऐसा करो, जरा दौड़ के उस बूढ़ी अम्मा के घर जाओ और उसे बहू की हालत के बारे में बता के उसे यहां आने की विनती करो। बहुत बरसों बाद तो बड़ी बहू की कोख हरी हुई है, उसे और उसके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जाओ बेटा, जल्दी जाके बूढ़ी अम्मा को बुला लाओ। गोपाल ने हामी भरी और हड़बड़ा के तेजी से वहां से बाहर की ओर भागा। हांफते हुए जब गोपाल उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो दरवाजे पर ही खड़ी जमुना ने उसे देखते ही कहा, अरे आप यहां आए हैं? मैं तो अभी आपके ही घर आने वाली थी। अभी अभी अम्मा को ऐसा आभास हुआ कि जैसे त्रिवेणी भाभी के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आई हुई है। गोपाल ने एकदम रोती सी आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा को एकदम सही आभास हुआ है, वो कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे मिलना है। जमुना ने गोपाल को अंदर आने का इशारा किया तो गोपाल लपकते हुए दरवाजे से अंदर चला आया। अंदर आते ही उसने देखा कि बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद किए हुए एकदम ध्यान लगाए बैठी थी। उसके सामने एक अग्निकुंड धधक रहा था और उस अग्निकुंड के एक तरफ बूढ़ी औरत की दूसरी बेटी रमिया बैठी हुई अपना सिर गोल गोल घुमाती हुई धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। पहले तो गोपाल ये सब देख एकदम हैरत में पड़ गया, फिर किसी तरह हिम्मत करके उसने पुकारा, अम्मा जी। गोपाल की आवाज सुनते ही ध्यान मग्न बैठी बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोल दी। सामने खड़े गोपाल को एकदम सीधे देखते हुए वो ठंडी बर्फ सी आवाज में बोली, मैं जानती थी कि तुम जरूर यहां आओगे। त्रिवेणी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुम यहां आए हो ना मुझे बुलाने के लिए। गोपाल एकदम हाथ जोड़कर रुआंसी आवाज में बोला, जी अम्मा जी, आप तो सब जानती हैं, बड़ी मुश्किल से इतने बरसों बाद तो त्रिवेणी मां बनने वाली है। आप जल्दी से मेरे घर चलिए, त्रिवेणी बेहोश हो गई है। बूढ़ी अम्मा ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर अपना एक हाथ हवा में ऊपर उठा के गोल गोल घुमाती हुई वो बोली, मैं अभी इस आसन से नहीं उठ सकती। अगर बिना साधना पूरी किए मैं यहां से उठ गई तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मुझे मालूम है कि त्रिवेणी क्यों बेहोश हो गई है। गांव की ही किसी जलनखोर औरत ने त्रिवेणी पर काला जादू किया है। मैं ये भभूति तुम्हें दे रही हूं, इसे ले जाके त्रिवेणी के माथे और पेट पर लगा देना, उसे तुरंत होश आ जाएगा। गोपाल एकदम भावुक होकर वो भभूति लेने आगे बढ़ा तो बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ये भभूति लगाना कोई आसान काम नहीं है, इसे एक खास मंत्र पढ़ के ही लगाना पड़ेगा। तुम अपने घर जाओ, मैं अपनी बेटी जमुना को यह भभूति देकर अभी तुम्हारे घर भेज देती हूं। वो अच्छी तरह से मेरा बताया मंत्र पढ़कर ये भभूति त्रिवेणी को लगा देगी। अब जाओ, तुम यहां से जाओ। गोपाल ने तुरंत अपनी जेब में रखा एक 50 रुपये का नोट निकाल के वहां सामने रखा और हाथ जोड़कर घर से बाहर निकल आया। अभी वो अपने घर की तरफ कुछ ही कदम बढ़ा था कि तभी जमुना भी तेजी से चलती हुई उसके पास आ गई। जमुना को लेकर जब गोपाल अपने कमरे में पहुंचा तो वहां घर के सभी सदस्य जमा होकर त्रिवेणी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जमुना ने कमरे में दाखिल होते ही जोर से कहा, आप सब इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाइए, मुझे त्रिवेणी भाभी का इलाज करना है। कोई भी कमरे में तब तक नहीं आएगा जब तक मैं कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। जमुना की बात सुन सब लोग फौरन कमरे से बाहर निकल गए और बड़ी बेचैनी से कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखने लगे। जमुना ने गोपाल को भी कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया था, इसलिए वो भी कमरे के बाहर खड़ा परेशान हो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। करीब 15 मिनट बाद जमुना ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर खड़े लोगों को देखती हुई बोली, भाभी को होश आ गया है, लेकिन आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अम्मा ने बताया है कि गांव की ही किसी औरत ने भाभी पर टोना टोटका किया है। इस टोटके का असर पूरी तरह से खत्म करने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। तब तक मेरे सिवाय कोई भी दूसरा भाभी के कमरे के अंदर नहीं जाएगा। यहां तक कि
गोपाल भैया भी 3 दिन अभी किसी दूसरे कमरे में ही रहेंगे। इन 3 दिनों तक मैं ही इस कमरे में भाभी के साथ रहूंगी और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। खाना पीना भी मैं इस कमरे के दरवाजे से ही ले लिया करूंगी। समझ गए ना आप लोग मेरी बात? गोपाल हैरत से बोला, ये तुम कैसी अजीब सी बात कर रही हो जमुना? भला मैं इस हालत में अपनी बीवी को अकेली छोड़कर किसी दूसरे कमरे में कैसे रहूंगा? और मेरे वहां रहने से त्रिवेणी को क्या परेशानी हो सकती है? जमुना अब कुछ नाराजगी से बोली, परेशानी आपको नहीं बल्कि त्रिवेणी भाभी और उनके होने वाले बच्चे को हो सकती है। ये कोई ऐसा वैसा टोटका नहीं है, बहुत ही खतरनाक काला जादू किया गया है भाभी पर। जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर आप कभी भी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। मुखिया की बीवी ये बात सुनते ही घबरा के बोली, अरे गोपाल, तू क्यों बावला हो रहा है इतना? क्या भूल गया कि बूढ़ी अम्मा की वजह से ही आज त्रिवेणी की गोद हरी हुई है? नहीं नहीं, मैं अपने पोते का अमंगल होते बिल्कुल नहीं देख सकती। अब से 3 दिनों तक हम में से कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा। ये मेरा आदेश है और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। सबने एक दूसरे को देखा और फिर वहां से अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। गोपाल का हाथ पकड़ के उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास बैठाती हुई बोली, देख गोपाल, 3 दिनों की ही तो बात है बेटा। इन 3 दिनों तक तू हमारे साथ इस कमरे में रह जा। हमें उस बूढ़ी अम्मा की बात माननी ही चाहिए बेटा। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से बहू और उसके होने वाले बच्चे पर कोई मुसीबत आए। कुछ रुआंसी आवाज में गोपाल बोला, ठीक है माँ, आप बोल रही हो इसीलिए मैं मान लेता हूं आपकी ये बात, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 3 दिनों तक त्रिवेणी को यूं उस पराई लड़की के साथ अकेले छोड़ने से कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? बेचारी त्रिवेणी की हालत तो पहले से ही बहुत नाजुक है। मां गहरी सांस लेती हुई बोली, फिक्र मत कर बेटा, सब अच्छा ही करेंगे भगवान जी। चल अब तू तैयार हो के अपने काम पर जा, मैं भी जाती हूं पूजा करने। गोपाल ने हामी भरी और फिर जब कुछ देर बाद वो तैयार हो नाश्ता करके अपने घर से निकल के पास वाले खेत की तरफ जाने के लिए ट्रैक्टर पर चढ़ा तो ट्रैक्टर के पास उल्लू के कुछ टूटे हुए पंख देख के हैरत में पड़ गया। फिर परेशान स्वर में बोला, ये हो क्या रहा है आज सुबह से? हर जगह उल्लू के पंख क्यों बिखरे पड़े हैं? आज से पहले तो कभी भी मैंने इस पूरे इलाके में एक उल्लू तक नहीं देखा था। सोच विचार में डूबा गोपाल फिर ट्रैक्टर पर सवार हो वहां से चल दिया। उसके दोनों भाई तो पहले ही अपने अपने काम पर जा चुके थे। वैसे भी अभी धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी थी और जल्दी ही फसल की कटाई शुरू होने वाली थी। रात को जब सब वापस घर लौटे और हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठे तो मुखिया की बीवी ने घबराई आवाज में बताया, कुछ सुना तुम लोगों ने? हमारे पड़ोस में रहने वाली श्यामली की बहू कमला को आज दोपहर को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ये बात सुनते ही सब घबरा से गए तो मुखिया की बीवी धीरे से बोली, कमला की कोख भी तो कई बरसों से सूनी थी, फिर बिल्कुल हमारी बहू त्रिवेणी की ही तरह ही उस बूढ़ी अम्मा की दी जड़ी बूटियों के असर से कमला भी मां बनने वाली थी। 5वां महीना चल रहा था उसका कि अचानक ही कल रात से उसकी तबीयत बिगड़ गई और आज सुबह होते ही वो एकदम पेट दर्द से बेहाल हो उठी। श्यामली दौड़ती हुई बूढ़ी अम्मा के घर गई, लेकिन तब उसकी बेटी रमिया ने कहा कि इस वक्त उसकी अम्मा गहरी तप साधना में लगी हुई है और शाम से पहले वो साधना से नहीं उठेगी। बेचारी श्यामली फिर दौड़ी सीधे गांव की पुरानी दाई के पास। दाई तो तुरंत उसके संग चली आई कमला का हाल देखने के लिए, लेकिन तब तक तो कमला की हालत एकदम ही बिगड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से दाई ने प्रसूति कराई, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और जानते हो, उस बच्चे का सिर ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस बच्चे का सिर गर्भ में ही काट के अलग कर दिया हो। मुखिया ये सुनते ही एकदम से अपनी बीवी को रोकते हुए बोला, अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? जब हमारी बहू त्रिवेणी जल्द ही मां बनने वाली है तो तुम इस तरह की बातें करके क्यों सबके मन में डर पैदा कर रही हो? हमारी बहू को तो वक्त पर बूढ़ी अम्मा ने सहायता भेज दी। उसकी खुद की बेटी यहां आके हमारी बहू की देखभाल में लगी है। गोपाल भी बोल पड़ा, हाँ मां, हमारे साथ कभी ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी।
खाना खत्म कर सब अपने अपने कमरे में चले गए। गोपाल को तो आज अपने माँ पिताजी के साथ ही रहना था, लेकिन उसे आज अपनी माँ की कही हुई बातें सुन थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। बार बार मन में तरह तरह के विचित्र से ख्याल आ रहे थे। इसलिए फिर गोपाल ने सोचा, क्यों ना घर से निकल के खुली हवा में थोड़ा सैर करके आ जाऊं। वो घर से निकला और पैदल पैदल ही पास वाले तालाब की तरफ चल पड़ा। रात के 9 बज रहे थे। गांव के लोग खा पी के अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर सोने की तैयारी करते। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस कभी कभी कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। गोपाल चलते हुए अब तालाब के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर तालाब के पास बैठी हुई एक औरत पर पड़ी। इतनी रात को इस सुनसान तालाब के पास एक अकेली औरत को देख गोपाल थोड़ा हैरत में पड़ गया। वो वहीं झाड़ियों के पीछे छिपके गौर से उधर ही देखने लगा तो ये देख उसकी हैरानी और भी बढ़ गई कि वो औरत अपने दोनों पैरों को तालाब के पानी में डुबाए हुए अपना सिर जोर जोर से गोल गोल घुमाती हुई कुछ मंत्र जैसा पढ़ रही थी। उस औरत के खुले बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो एकदम मग्न होकर झूमती हुई सी मंत्र का जाप किए जा रही थी। गोपाल के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। वो एकदम घबरा के बुदबुदाया, हे भगवान, कौन है ये औरत? क्यों इतनी रात को यहां पर बैठी इस तरह से मंत्र जप रही है? अभी गोपाल कुछ सोच समझ पाता कि तालाब के पानी में पैर डुबाए बैठी उस औरत ने अचानक ही अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में लहराए और एकदम जोर जोर से बड़ी ही भयानक सी आवाज में किसी चमगादड़ की तरह किकियाने लगी। उस औरत की ये चमगादड़ जैसी किकियाने की आवाज सुनते ही जाने कहां से दर्जनों चमगादड़ उड़ते हुए वहां चले आए और उस औरत के ऊपर झूंड बना के गोल घेरे में उड़ने लगे। ऐसा डरावना नजारा देखते ही गोपाल तो डर के मारे थरथराने लगा। घबराहट की वजह से उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप खड़े खड़े अपने से कुछ दूरी पर मौजूद उस औरत और चमगादड़ों के झुंड को एकटक देखता रहा। गोपाल जाने कब तक वहां पर यूं ही मोम के पुतले की तरह खड़ा रहा। फिर उसका ध्यान तब टूटा जब अचानक ही उन चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ वहां से दूर निकल गया। उन चमगादड़ों के वहां से दूर जाते ही वो औरत उठ के खड़ी हो गई और फिर एकदम से पलट के इधर उधर देखने लगी। उस औरत के अपनी तरफ पलटते ही गोपाल तो बुरी तरह से डर के कांपने लगा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा की बेटी रमिया थी। डर, घबराहट और हैरत के मारे गोपाल की तो सांस भी जैसे कुछ पल के लिए थम सी गई। वो एकदम सांस रोके अपनी ही जगह पर छिपा हुआ खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब रमिया वहां से चली गई तब गोपाल किसी तरह हिम्मत करके झाड़ियों के पीछे से निकला और एकदम आंधी तूफान की तरह भागते हुए वो सीधे अपने घर जा पहुंचा। घर के दरवाजे से अंदर आते ही गोपाल एकदम बेदम सा हो हांफते हुए अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ और पलंग पर गिर के जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी मां ने जब अपने बेटे को ऐसी बदहवास हालत में देखा तो वो एकदम घबरा के गोपाल के पास आके बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतना हांफ क्यों रहा है और इतनी देर तक तू गया कहां था? गोपाल ने इशारे से पानी मांगा तो उसकी मां लपकते हुए एक गिलास पानी लेके गोपाल को थमाती हुई परेशान लहजे में बोली, हे भगवान, क्या हो गया है गोपाल तुझे? बताता क्यों नहीं जल्दी से? घबराहट के मारे मेरी तो धड़कनें तेज हो रही हैं। जल्दी बता बेटा, नहीं तो सांस ही कहीं ना रुक जाए मेरी। गोपाल ने एक गिलास पानी एक ही घूंट में पी लिया, फिर किसी तरह हांफती आवाज में बोला, मां, मैं अभी अभी बहुत ही भयंकर दृश्य देख के आ रहा हूं। हमारे घर के पास वाले तालाब पर वो रमिया किसी चुड़ैल की तरह हरकतें कर रही थी। अपने बेटे की बात सुन उसकी मां तो एकदम हक्की बक्की रह गई। उसके पिता भी ये सुनकर घबरा उठे। फिर गोपाल ने जब अपनी मां और पिता को तालाब पर देखे हुए उस भयानक नजारे के बारे में बताया तो मुखिया जी पहले तो एकदम सन्न रह गए। फिर एकदम से घबराते हुए वो बोले, हे भगवान, उस रमिया की बहन जमुना ही तो हमारी बहू के पास रह रही है और वो भी अकेली। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए बहू के साथ। गोपाल की मां भी तुरंत घबरा के बोली, हां बेटा, हमें इसी वक्त जाके त्रिवेणी बहू का हालचाल मालूम करना चाहिए। चल जल्दी से मेरे साथ, हम लोग जाके देखते हैं तेरे कमरे में सब ठीक ठाक है या नहीं।
गोपाल ने हामी भरते हुए कहा। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए हम लोग चल के देखते हैं, मेरे कमरे में सब कुशल तो है ना? तभी उसके पिता ने टोका। अरे तुम लोग जल्दबाजी से काम मत लो, इस तरह हड़बड़ाते हुए सीधे वहां जा पहुंचोगे तो कमरे के अंदर बैठी जमुना सावधान हो जाएगी। वो समझ जाएगी कि जरूर हम लोगों को उसके बारे में कुछ अंदेशा हो गया है, इसलिए हमें थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा जिससे जमुना को कोई शक न हो और वो निश्चिंत हो के कमरे का दरवाजा खोल के बाहर चली आए। फिर उन्होंने धीमी आवाज में गोपाल और उसकी मां को अपनी योजना समझाई कि उन्हें किस तरह चालाकी से जमुना को उस कमरे से बाहर निकालना है। सारी बातें समझ के फिर गोपाल और उसके माँ पिता धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे के पास जा पहुंचे जिस कमरे के अंदर त्रिवेणी और जमुना थीं। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही गोपाल की माँ दरवाजा खटखटाते हुए बड़ी मीठी आवाज में बोली, री बिटिया जमुना, सो तो नहीं गई ना तू? जरा 1 मिनट दरवाजा तो खोलना, एक जरूरी काम है मुझे। कुछ ही सेकंड के अंदर दरवाजा थोड़ा खुला और दरवाजे के उस पास खड़ी हो जमुना ने अपना सिर थोड़ा सा बाहर कर झांकते हुए कुछ गुस्से से पूछा, क्या हुआ चाची जी? इतनी रात को क्यों दरवाजा खटखटाया है आपने? ऐसा क्या काम आ पड़ा कि आपने सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया? जमुना की तीखी बातें सुन गोपाल और उसकी मां एकदम आग बबूला हो उठे, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए गोपाल नरमी से बोला, वो मुझे थोड़ा अपने कमरे में रखी अलमारी से जमीन के कागजात निकालने हैं। कल एकदम सुबह सवेरे ही शहर की कचहरी में ले जाके वो सब कागजातों पर बड़े साहब की मुहर लगवानी है। जमुना ये सुनते ही सोच में पड़ गई। तभी गोपाल की मां बोली, हाँ बेटी जमुना, गोपाल 2 मिनट में वो सब कागज अलमारी से निकाल के ले आएगा। तब तक तू जरा मेरे साथ रसोई में आना, मैं अभी तुझे असली घी का एक डिब्बा देती हूं। जब भी त्रिवेणी को कुछ भी खाने के लिए देना, हर बार उसमें थोड़ा घी जरूर मिला दिया करना। दरवाजे की आड़ में खड़ी जमुना थोड़ी सी हिचकिचाती हुई बोली, माफ करना चाची जी, लेकिन मैं रात के इस वक्त कमरे से निकल के बाहर नहीं आ सकती। अम्मा जी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं किसी भी हालत में रात के समय त्रिवेणी भाभी को कमरे में अकेले छोड़ के बाहर ना निकलूं। आप लोग कृपया जाइए यहां से, जो भी काम होगा इस कमरे में वो सब कल सुबह होने के बाद ही करना। जमुना ने अपनी बात कहते ही फौरन कमरे का दरवाजा फटाक से बंद कर दिया। गोपाल और उसके माँ पिता कुछ पल के लिए तो एकदम हक्के बक्के रह गए। फिर गोपाल ने दबी जुबान से कहा, ये जमुना इस तरह से क्यों कह रही थी कि वो सुबह होने से पहले इस कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकती? जरूर कुछ तो गड़बड़ वाली बात है माँ। मुझे तो त्रिवेणी और अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत फिक्र सी हो रही है। मैं अब सुबह होने तक नहीं रुक सकता। किसी भी तरह से मुझे अभी के अभी ही कमरे के अंदर मौजूद त्रिवेणी का हालचाल मालूम करना ही होगा। तभी गोपाल की नजर कमरे की छत पर गई तो उसे एक ख्याल आया और वो बोला, मैं अभी सीढ़ी चढ़ के घर की छत पर जाता हूं, वहां से फिर मेरे कमरे की ऊपर वाली छत पर पहुंच के धीरे धीरे खपरेल हटा के फिर वहां से कमरे के अंदर देखने की कोशिश करूंगा। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कमरे के अंदर बंद त्रिवेणी खैरियत से है या नहीं। गोपाल की बात सुन उसकी मां परेशान स्वर में बोली, ठीक है बेटा, लेकिन जरा सावधान रहना। उस जमुना को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो त्रिवेणी बहू को नुकसान पहुंचा सकती है। गोपाल ने हामी भरी और फिर दबे पांव चलते हुए वो सीढ़ी चढ़ घर की ऊपर वाली छत पर जा पहुंचा। उसके बाद बड़ी सावधानी से छलांग लगा के वो उस छत से जुड़ी हुई अपने कमरे की छत के ऊपर चला आया। गोपाल ने पहले तो छत पर कान लगा के अंदर कमरे की आहट ली और फिर धीरे धीरे करके वो अपने सामने वाली खपरेल एक एक करके हटाने लगा। 4-5 खपरेल हटाने के बाद वहां इतना सुराख बन गया कि गोपाल अपने कमरे में झांक के देख सके। गोपाल ने जैसे ही उस सुराख से अंदर झांका तो पहले तो वहां छाए अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर जब उसने गौर से आंखें सिकोड़ के कमरे के अंदर देखने की कोशिश की तो उसे अचानक ही कमरे के कोने में आग जलती हुई नजर आई। गोपाल घबरा के बुदबुदाया, अरे
ये इतनी रात को कमरे में आग क्यों जल रही है? क्या अब तक त्रिवेणी सोई नहीं है? लेकिन ऐसे तो वो हर रात बहुत जल्दी सो जाती है। गोपाल अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में बड़ी अजीब तरह की गुर्राने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे के अंदर कोई जंगली भेड़िया गुर्रा रहा हो। अब तो गोपाल की घबराहट बहुत बढ़ गई और वो बड़ी तेजी से कमरे की छत से वापस नीचे उतर के आंगन में खड़े अपने माँ पिता के पास चला आया। गोपाल को इस कुद्दर घबराई हालत में देख उसकी माँ ने सहमी आवाज में पूछा, कुछ पता चला क्या बेटा? हो क्या रहा है कमरे में? गोपाल ने दबी सी आवाज में कहा, मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है माँ। हमें किसी भी तरह से इसी वक्त जमुना को कमरे से बाहर निकालना ही होगा, नहीं तो पता नहीं कल सुबह तक वो जमुना मेरी बीवी का क्या हाल करेगी। मुखिया जी गंभीरता से बोले, परंतु बेटा, हम लोग कैसे उस जमुना को तुम्हारे कमरे से बाहर निकालें? वो दुष्ट तो दरवाजे से बाहर ही आने के लिए तैयार नहीं हो रही है। गोपाल कुछ देर तो मन ही मन उपाय सोचता रहा, फिर उसने अपनी मां के कान में धीरे से वो उपाय बताया। उसे सुनते ही मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुश होती हुई बोली, वाह बेटा वाह, तूने तो एकदम कमाल का उपाय बताया है। मैं अभी जाके उस जमुना को कमरे से बाहर निकालती हूं। गोपाल की मां तेजी से अब उस कमरे के दरवाजे के पास गई और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाई, रियो जमुना, जल्दी से बाहर आ। तेरी बहन रमिया आई है तुझे बुलाने के लिए। तेरी अम्मा की तबीयत अचानक ही एकदम से खराब हो गई है। वो बेचारी खाट पर पड़ी पड़ी बस तेरा ही नाम लिए जा रही है। जल्दी खोल दरवाजा। बेचारी रमिया कितनी रो रही है, देख तो जरा बाहर निकल के। गोपाल की ये चाल सचमुच ही काम कर गई। अगले ही पल कमरे का बंद दरवाजा खोल के जमुना लपकती हुई बाहर चली आई और इधर उधर देखती हुई पदहवास स्वर में बोली, रमिया कहाँ है तू? क्या हो गया अम्मा को अचानक ही? इधर जमुना अपनी बहन रमिया को खोजती हुई कमरे से दूर आंगन तक चली आई। इसी बीच मौका देख गोपाल बिजली की तेजी से लपक के अपने कमरे में जा पहुंचा और तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। गोपाल के कमरे में जाते ही उसके माँ पिता ने जल्दी से जमुना का एक एक हाथ पकड़ा और उसे तेजी से घसीटते हुए अपने घर के बाहर ले गए। फिर घर के दरवाजे पर खड़े अपने नौकर की सहायता से उन्होंने जमुना के हाथ पैरों में रस्सी बांधी और उसे वहीं सामने मौजूद एक पेड़ के तने से बांध दिया। जमुना एकदम भयानक आवाज में गुर्राने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारों की तरह हो गई थीं। गुस्से के मारे वो बुरी तरह से कांप रही थी। फिर उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग अब नहीं बचोगे। बहुत जल्द मेरी मां यहां आके मुझे छुड़ा ले जाएगी, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश करने के बाद ही हम लोग यहां से जाएंगे। मुखिया भी अगबूला होके चिल्लाया, विनाश तो अब तेरा और तेरी मां और बहन का होगा। तुम तीनों ने हम गांव वालों को बेवकूफ बना के बहुत फायदा उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। मैं अभी पूरे गांव वालों को खबर भेज के यहां बुलवा लेता हूं, फिर वही फैसला करेंगे कि तुम तीनों को कैसे मारा जाए। तब तक मुखिया की बीवी ने शोर मचा के आस पड़ोस वालों को जगा दिया और सबने तुरंत पूरे गांव के लोगों को कहाबर दे के मुखिया के घर के पास जमा होने के लिए कह दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे गांव वाले अपने अपने घरों से निकल के मुखिया के घर के सामने वाले उस पेड़ के पास जमा हो गए, जिस पेड़ के तने से जमुना को बांधा गया था। पहले तो सारे गांव वाले इस तरह से जमुना को पेड़ से बंधा देख एकदम हैरान रह गए। फिर जब मुखिया जी ने गांव वालों को जमुना और उसकी बहन रमिया की काली करतूतों के बारे में बताया तो गांव वाले घबरा उठे, लेकिन अभी कोई कुछ कहता या करता कि इससे पहले ही जमुना दिल दहला देने वाली आवाज में चीखी। जमुना के चीखते ही पलक झपकते ही उसकी बूढ़ी मां वहां भागती हुई चली आई। उस बूढ़ी औरत का चेहरा और हाव भाव बड़े ही भयंकर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मुर्दा ही अपनी जलती चिता से उठ के वहां चला आया हो। उस बूढ़ी ने जब जमुना को पेड़ से बंधा देखा तो गुस्से से चीखती हुई बोली, किसने की ये हिम्मत? किसने बांधा है मेरी बेटी को? अभी के अभी उसे जला के भस्म कर दूंगी। तभी मुखिया की पड़ोसन सामने आई, जिसकी बहू का बच्चा रहस्यमयी तरीके से बिना सिर का पैदा हुआ था।
उस पड़ोसन ने अपने हाथ में एक जलती मशाल पकड़ रखी थी। उस जलती मशाल को बूढ़ी औरत की तरफ लहराती हुई वो पड़ोसन गुस्से से गरजती हुई चिल्लाई, अरे बुढ़िया, मुझे तो तेरी काली करनी के बारे में तभी पता चल गया था जब मेरी बहू की तबीयत बिगड़ी और मैंने गांव की पुरानी दाई को बहू की प्रसूति के लिए घर बुलवाया था। उस दाई ने जब प्रसूति के बाद उस बिना सिर के बच्चे को देखा तो वो बुरी तरह से डर गई थी। उसने ही बताया कि ये सब जरूर किसी काले जादू या टोने टोटके की वजह से हुआ है। दाई ने ही ये भी कहा था कि अगर ये बच्चा सही सलामत पैदा हो भी जाता तो भी ये बच्चा किसी शैतान की तरह ही दूसरों का खून पीने वाला बनता। इतने में वहीं खड़ी हुई दाई मां आगे आके उस बूढ़ी औरत को घूरती हुई बोली, मुझे तो तुझ पर उसी दिन शक हो गया था जब तेरी दी हुई जड़ी बूटियों से गांव की बांझ औरतें गर्भवती होने लगी थीं। दरअसल ये सब किसी जड़ी बूटी की वजह से नहीं बल्कि तेरे काले जादू की वजह से ही गर्भवती हुई थीं। और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम माँ बेटियों की काली करतूतों की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे गांव वालों ने धक्के दे के गांव से बाहर निकाल दिया होगा। बोलो, तुम एक टोने टोटके करने वाली बुरी औरत हो या नहीं? बूढ़ी औरत अब एकदम गुर्राती हुई चीखी, हाँ हाँ हाँ, मैं हूं टोने टोटके करने वाली औरत। लेकिन इन सब टोने टोटके सिद्ध करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी श्मशान और मरघट में गुजार दी। रात रात भर श्मशान में जलती चिता के सामने बैठ के पाई है मैंने अपनी सब सिद्धियां। आज जो गांव की बांझ औरतें गर्भवती हैं वो मेरी ही वजह से तो है, और तुम गांव वाले मेरा एहसान मानने के बजाय उल्टे मुझे ही कोस रहे हो। यहां तक कि मेरी बेटी जमुना को कितनी बेरहमी से पेड़ से बांध के रख दिया है। अब तो मैं इस गांव में तबाही का ऐसा जलजला लाऊंगी कि तुम सबकी रूह कांप उठेगी। बूढ़ी औरत ने अपनी बात कहते ही अपने सिर से 2 बाल तोड़ के नीचे जमीन पर फेंक दिए। फिर अपने सिर को गोल गोल घुमाती हुई वो जोर जोर से कुछ अजीब अजीब से शब्द बड़बड़ाती हुई झूमने लगी। सारे गांव वाले ये सब देख हक्के बक्के रह गए और कोई कुछ करने की सोच पाता कि इतने में अचानक ही जमुना खुद ब खुद पेड़ के बंधन से आजाद हो गई। रमिया भी जाने कहां से चली आई वहां, और फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत ही भयानक ढंग से अपने हाथ लहराती हुई नाचने लगीं। उन दोनों के यूं नाचने से गांव की औरतें डर के मारे चीखने चिल्लाने लगीं। तभी अचानक ही मुखिया का बेटा गोपाल वहां घबरा के चिल्लाते हुए आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, वो त्रिवेणी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है। वो अपना पेट पकड़ के जोर जोर से दर्द से तड़पती हुई चीख रही है। बूढ़ी औरत ये बात सुनते ही ठाका लगा के हंसती हुई बोली, अभी तो ये शुरुआत है मूर्ख। अब देखना तेरी बीवी त्रिवेणी कैसे खून की उल्टी करती हुई तड़प तड़प के मरेगी। उसके पेट में जो तेरा बच्चा है वो तो बिना जन्म लिए ही पेट के भीतर ही मर जाएगा। और यही हाल होगा उन सभी औरतों का जो मेरे टोने टोटके की वजह से गर्भवती हुई हैं। वो सब भी इसी तरह से खून की उल्टी करती हुई मरेंगी और अपनी बहू बेटियों और बीवियों को अपनी आंखों के आगे यूं तड़प तड़प के मरते देख तुम सब भी उनके गेछम में रो रो के बहुत जल्द ही मर जाओगे। ये पूरा गांव जल्द ही एक मरघट में बदल के रह जाएगा, वीरान मरघट में। मुखिया सहित गांव के सभी लोग इस धमकी को सुनकर एकदम डर से कांप उठे। तभी मुखिया की बीवी दौड़ के उस बूढ़ी औरत के पास गई और हाथ जोड़ रोती हुई बोली, मेरी बहू और गांव की दूसरी गर्भवती औरतों के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। हमने तो तुम तीनों माँ बेटी को अनाथ बेसहारा समझ के अपने गांव में शरण दी थी, पक्का घर और खाने पीने की चीजें दी थी। इसका बदला क्या तुम ऐसे उतारोगी? मेरी बहू त्रिवेणी बरसों बाद तो मां बनने वाली है। उसकी और बाकी औरतों की खुशियों को मत नष्ट करो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। रुपये पैसे, घर जमीन, गहने जेवरात, क्या चाहिए बोलो। बूढ़ी औरत बड़ी मक्कारी से हंसती हुई बोली, रुपये पैसे और जेवर का मेरे आगे कोई मोल नहीं है। अगर तुम दे सकती हो तो मुझे इस गांव के 7 बच्चे दे दो। उन बच्चों की बलि चढ़ा के मैं अपनी सबसे बड़ी सिद्धि हासिल कर लूंगी। उस सिद्धि के बाद फिर न तो मुझे कोई मार सकेगा और न मेरी बात को टाल सकेगा। बोलो, देती हो मुझे 7 बच्चे
या फिर मैं अपने काले जादू से इस हंसते खेलते गांव को मरघट में बदल दूं। मुखिया की बीवी हड़बड़ा के बोली, 7 बच्चे? ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम लोग तुम्हें गांव के 7 बच्चों को कैसे सौंप सकते हैं? कुछ तो तरस खाओ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर। बूढ़ी औरत ने अपनी दोनों बेटियों जमुना और रमिया की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने काले जादू की साधना को सफल बनाने के लिए मैंने तो अपनी इन दोनों बेटियों को एकदम नन्ही उम्र से ही टोने टोटके की काली और भयानक दुनियाओं में उतार दिया था। जब मैंने इन दोनों पर तरस नहीं खाया तो फिर मैं भला तुम्हारे बच्चों पर क्यों तरस खाऊंगी? जल्दी बोलो, अपने गांव के 7 बच्चों को मेरे हवाले करते हो या फिर मैं मौत का खूनी खेल शुरू करूं? तभी गोपाल आगे बढ़ के बोला, हम गांव वाले इतने बुजदिल नहीं हैं जो तुम जैसी डायन के हाथों अपने नन्हे मुन्नों को मरने के लिए सौंप दें। अगर मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है तो गांव के दूसरे बच्चे भी तो मेरे लिए खुद मेरे बच्चे जैसे ही हैं। बूढ़ी औरत ये बात सुनते ही बुरी तरह से भड़क उठी और अपने सिर के कई बालों को एक झटके से खींच के तोड़ते हुए चिल्लाई, तो फिर लो, अपनी करनी का मजा चखो। लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी अपने तोड़े हुए बालों को नीचे जमीन पर फेंक पाती कि तभी मुखिया की बीवी किसी बिजली की तरह लपक के उस बूढ़ी औरत पर झपटी और फिर गांव की दाई के साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत के हाथों को कस के उसकी पीठ के पीछे जकड़ के बांध दिए। अपनी मां को ऐसी हालत में देख जमुना और रमिया दोनों आग बबूला हो चीखती चिल्लाती हुई अपनी मां को छुड़ाने के लिए भागी। लेकिन वे दोनों अभी अपनी मां तक पहुंच पाती कि उससे पहले ही गांव के लोगों ने दौड़ के उन बहनों को पकड़ लिया। फिर जल्दी ही उस बूढ़ी औरत और उसकी दोनों बेटियों को रस्सियों से अच्छी तरह मजबूती से बांध के और उनके मुंह और आंखों पर भी पट्टी बांध के उन्हें एक बैलगाड़ी में लाद के गांव के पास वाले घने जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से फिर उन तीनों काले जादू वाली बुरी औरतों को कभी किसी ने नहीं देखा। शायद रात के अंधेरे में जंगली जानवरों ने उन तीनों औरतों का शिकार करके उन्हें हमेशा के लिए इस धरती से खत्म कर दिया था। दूसरे दिन सुबह होते ही गांव की दाई मां ने त्रिवेणी और दूसरी गर्भवती औरतों को गांव के पुजारी के पास से लाके मंत्र सिद्ध की हुई भभूति दी तो उन सब गर्भवती औरतों की बिगड़ती तबीयत में सुधार आ गया और कुछ महीनों बाद उन सब ने हंसते खेलते स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे गांव में रौनक छा गई और एक बड़ा उत्सव मनाया गया। उस उत्सव के दौरान ही सभी गांव वालों ने शपथ ली कि आज के बाद वे लोग कभी भी किसी अनजाने को बिना सोचे समझे गांव में शरण नहीं देंगे और न ही किसी जादू टोने के चक्कर में पड़कर अपनी सुख शांति को नष्ट करेंगे। सच ही कहा गया है दोस्तों कि ये काले जादू और टोने टोटके से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। खैर, आज के समय में तो काला जादू हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि लोगों में समझदारी आ गई है और दूसरी बात की जगह जगह शहर बसने के कारण ऐसी चीजें लुप्त होती जा रही है क्योंकि जादू टोने टोटके में बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है और उन क्रियाओं को आज के समय में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर दूसरी बात की अब न तो वो लोग बचे हैं जो इन क्रियाओं को जानते हो और उनको प्रॉपर रूप से कर पाते हो। तो मेरी इस स्टोरी से आप ये मतलब मत निकालना कि हम जादू टोने टोटके को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हम तो आपको ये बता रहे हैं कि जादू टोने टोटके में कहीं भी कोई फायदा नहीं है। आज के समय में ना तो प्रॉपर रूप से कोई इनको जानता है और अगर कोई करता भी है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है और उसका प्रभाव करने वाले पर ही आकर लग जाता है। तो कभी भी ऐसी चीजों में ना पड़े। अच्छा, तो जो भी साथी आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि बहुत ही कम साथी ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुनते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। चलिए अब उन साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर कमेंट में अपना नाम लिखा था। सौरभ नेपाल, रविंद्र आगरा, विपुल सिंह मुंबई, अवनीत जालंधर पंजाब, नदीम खान, आमिर खान, दीप छेत्री कोलकाता, परमजीत साहनी, अजय दिल्ली। तो मिलता हूं आपसे अगले एक और नए हॉरर अनुभव के साथ।